कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक अध्ययन अध्याय 1 विविधता की समझ। विविधता शब्द का तात्पर्य होता है जिसमें समस्त भाषाई अलग अलग तरह के लोग भाषा बोलने वाले हों, क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्र से हों, भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग हों एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह, समाज या एक स्थान विशेष में साथ साथ निवास करते हैं। लोग अलग अलग तरह से होते हैं दिखने में, क्षेत्रों में, धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार इत्यादि। विविधताओं के कारण तो भारत में विविधता है। आप अपनी कक्षा में ही देख लीजिए, कुछ बच्चों को कुछ अलग तरह से खाना पसंद होता है, कुछ लोगों को अलग तरह से खेलना, कुछ की कापियाँ अलग होंगी, कुछ की किताबें अलग होंगी, कुछ की कलम अलग होंगी, या उन बच्चों पे डिपेंड करता है जिसको जो पसंद हो। कुछ में अच्छी तरह से दोस्ती हो जाती है, कुछ में अच्छी तरह से दोस्ती ना हो पाती है। यह विविधता का एक उदाहरण है। हम आपको एनसीईआरटी के पुस्तक में ले चलते हैं जिसमें एक कहानी लिखी गई है पोयली सेनगुप्ता द्वारा, जो द लाइट चेंज पर आधारित है। एक लड़का चौराहे पर खड़े होकर अखबार बेचता है, चिल्ला चिल्ला कर, हिंदी के अखबारों को और अंग्रेजी के अखबारों को हेडलाइनों को पढ़कर। वह हेडलाइनों को अच्छी तरह बोल नहीं पाता, लेकिन वो बोलता है क्योंकि उसे अखबार बेचना होता है। उसका नाम समीर रहता है। कुछ समय पहले वह अपनी माँ के साथ आया करता था, लेकिन अब वो कुछ इतना बड़ा हो गया है कि वह खुद अकेले अखबार बेच सकता था, इसलिए वह अकेले आना शुरू कर दिया। एक दिन वह दौड़ते हुए मेरे पास आया। यह मेरा शब्द का तात्पर्य है कि लेखक। वह मेरे पास आया और बोलता है, साहब यह अखबार ले लो। वह मेरे तरफ अंग्रेजी की अखबार आगे करे हुए इशारा करते हुए कहा। मैंने कहा, तुम्हारे पास हिंदी का अखबार नहीं है? उसने आश्चर्य में देखते हुए बोला, आप हिंदी भी पढ़ते हो? मैंने कहा, मैं हिंदी लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, क्या हुआ? उसने बड़े आश्चर्य से देखते हुए कहा, मुझे लगा आप अंग्रेज हो। मैंने कहा, मैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। वह सोचता रह गया सब्जेक्ट शब्द क्या होता है। अगली सुबह जब मैं आया, उसने हिंदी का अखबार आगे करते हुए बोला, भैया ये हिंदी का अखबार। और उसने पूछा, ये सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने उसे बताया, यह एक विषय होता है। और फिर हरी बत्ती जल गई और फिर वहाँ से मैं जाने लगा। अगले दिन फिर वह मुस्कुराया और मेरे तरफ हिंदी का अखबार आगे करते हुए बोला। मैंने अखबार लिया और फिर पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उसने बोला, कभी नहीं। वह मुस्कुराते हुए और गर्व से जवाब देते हुए कहा, मैं इतना छोटा था तभी से यह काम करता हूँ। इतना छोटा मतलब साइकिल की गद्दी के बराबर। उसने हाथ उसके बराबर करके हुए बताया। उसकी आंखों में चमक था। मैंने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो उसने कहा, वह मेरठ में है। और यह हरी बत्ती जलने के बाद ही मैंने सुना और मैं चल दिया था। कुछ और वह बोला, लेकिन मैं सुन ना पाया। अगले दिन जब वह मुझसे मिला तो उसने बोला, मेरा नाम समीर है और आपका नाम? मैंने उसकी नाम सुनी जो मेरे नाम से मिलता हुआ था, समीर। मेरी साइकिल डगमगा गई और मैं सोचते हुए बोला, समीर? यानी कि तुम समीर 1 और मैं समीर 2, या मैं समीर 1 और समीर तुम 2, या तुम समीर 1 और मैं समीर 2। फिर हरी बत्ती जली और मैं वहाँ से चल दिया। अगले दिन जब उसको मैंने देखा तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और वह अखबार बेचते हुए मेरे सामने आया। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, मेरठ में दंगा हो गया। मैंने बड़ी हेडलाइन को देखा, सांप्रदायिक दंगे। वो बता रहा था ना, उसकी माँ मेरठ में रहती हैं। मैंने शुरू ही किया था कि समीर। उसने बोला, मैं मुस्लिम हूँ। वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। और अगले दिन और उसके बाद वो कभी दिखा नहीं, न चौराहे पे न किसी अखबार में। इस कहानी में क्या क्या अंतर है? जहाँ समीर 1 को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहाँ समीर 2 को हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए।
उन्होंने बात करना इसलिए आरंभ किया कि एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण था। दोनों समीर की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये विभिन्न विविधता के पहलू हैं। और भी अन्य अंतर हैं, जैसे समीर एक स्कूल में जाके पढ़ाई करता था और समीर दो अखबार बेचा करता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं था। यह इसलिए था क्योंकि भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें वे पूरी नहीं हो पाते थे। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इसी व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती हैं। जैसे समीर एक और समीर दो में विविधता यानी अंतर था, वैसे सब जगह अंतर पाया जाता है। लोग कहानियाँ किस तरह की पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, कैसे कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, हम यह अपने आसपास भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को जंगलों में जाना पसंद होगा, कुछ लोगों को समुद्रों में, कुछ लोगों को पहाड़ियों में, कुछ लोगों को नदियों में, कुछ लोगों को तैरना पसंद होगा, कुछ लोगों को पैदल चलना पसंद होगा, कुछ लोगों को ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं जो विविधता को दर्शाता है। कुछ लोगों का खेल अलग होगा, कुछ लोगों का सांस्कृतिक रिवाज अलग होगा। जैसे आप ऐसे जगह रहते हैं, वहाँ पे अगर आप लेखक बनते हैं तो कौन सी कहानी लिखेंगे, जो आपकी कल्पनाओं में होगा या आप जहाँ पे रहते हैं उस जगह को देख के कहानी लिखना पसंद करेंगे। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। यह भारत में विविधता है। हम विविधता को कैसे समझें। करीब 100, 200, 300 साल पहले जब हवाई जहाज़ नहीं थे, रेलगाड़ियाँ नहीं थी, बस कारें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाना पसंद करते थे। व्यापारी लोग, बहुत सारे काम करने वाले कार्यकर्ता, चित्रकार जिसको घूमना पसंद था, वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर जाते थे। या मुख्यतः खेती के लिए यात्रा की जाती थी, व्यापारी के लिए यात्रा की जाती थी। लोग अपना जीवन यापन कर सकें इसलिए यात्रा की जाती थी। लोग अपना घर बार छोड़ देते थे, समाज छोड़ देते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लोग अलग तरह के चीज़ें सीखते थे, अलग अलग तरीक़ों से बात करना जानते थे। कभी कभी यह घटना सूखे, अकाल या भोजन की तलाश में की जाती थी। जैसे एक जगह से लोग दूसरे जगह गए तो वहाँ के धर्मों को, समाजों को, खान पान को अपनाया और यहाँ से कुछ ले गए तो उनको सिखाया। इस तरह विविधता बढ़ी और मिली जुली संस्कृति उभरी। हम भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ा। पहले हम शुरू करने जा रहे हैं लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः यह कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना चीज़ होता है, एक मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी या ऊँट होती हैं।
रेगिस्तान में होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर का मध्य एशिया के खिलाफ काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा करते हैं। करीब 400 वर्ष पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उन पर नाटक खेलते हैं। यह कहानी हो गई लद्दाख का। अब हम चलते हैं साउथ में केरल के तरफ। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में है बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। देखिए यह इम्पोर्टेंट लाइन है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 100 साल पहले यहाँ आए, पहले यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का एक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो चीन जालों से हूबहू मतलब एक तरह सामान मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति वहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण है नाव प्रतियोगिता। यह हर साल मनाया जाता है केरल में। अब हम अंतर एवं समानता देखेंगे केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियों का। ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख में विविध भौगोलिक स्थिति और उनके व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उससे इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। हम अलग अलग समाज में जाते हैं कोई काम करने के लिए तो उनकी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उन नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी यह ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया और इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत डाला भी था क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह से उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। एक कविता लिखा हुआ है
दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, ईरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खूब खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, गोली खा के सोए जलियां बाग में हम सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदू और मुसलमान की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के प्यारे हमारे भूल न जाना। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थीं जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई थीं, उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह के एकता का वर्णन करता है, यह आप खुद कमेंट में बताएं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरते गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे के सहारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू द्वारा लिखा हुआ है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। 700 वर्ष पहले इब्न बतूता भारत में आया। वह अरब से वास्को डी गामा पानी के जहाज से पहुंचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। चीना वाला एक मछली पकड़ने की जाल जो चीन में बनी हुई जाल जैसा है, जिसका प्रयोग केरल में मछली पकड़ने हेतु किया जाता है। चीना चट्टी यह एक प्रकार का बर्तन है जिसका प्रयोग खाने की वस्तुएं तली जाती हैं, जो चीन से मिलता हुआ शब्द है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। सबसे पहले यहूदी एवं अरबी व्यापारी केरल आए। संत थॉमस को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। यह 2000 साल पहले की बात है। धन्यवाद।